चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इस सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग TRE 2 के सब्जेक्ट पेपर पर बात कर रहे हैं। ये 1 to 5 का सब्जेक्ट पेपर है जो 80 नंबर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। इससे पहले बात हो चुकी है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। खैर, कहता है 81-41 क्वेश्चन नंबर कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। कोसी मैदान जो है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या होती है। कोसी बेसिन जो है वो गंगा नदी का जो है वो लोअर पार्ट है। कोसी नदी जो है वो गंगा नदी का लोअर पार्ट है और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 30 मीटर से 40 मीटर के दौरान होती है। 30 से 40 मीटर के दौरान होती है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर यानी कि जीवाश्म के आधार पर ये रिसर्च किया गया कि मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है। तो जीवाश्म के बेस पर देखा गया है कि मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है अफ्रीका में है। यानी पहले जो है इंसान अफ्रीका में ही इवॉल्व हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया में वो जो है फैल गया। सबसे पहले जो इंसान जो है वो अफ्रीका में इवॉल्व हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया में वो फैला। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे। कहता है कि दो समुदाय के मध्य, दो ग्रुप हैं, दो समुदाय हैं, उनके मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो तरह के कंसेप्ट की बात होती है। एक होता है एनकल्चरेशन, दूसरा होता है एकल्चरेशन, ठीक है ना। दोनों बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है अनकल्चरेशन, अनकल्चरेशन, एक होता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन, ठीक है ना। अनकल्चरेशन क्या है और एकल्चरेशन क्या है। एकल्चरेशन क्या है? एकल्चरेशन है कि हम सीखते हैं किसी दूसरे समूह से, किसी दूसरे ग्रुप से, किसी दूसरे समुदाय से। जब हम किसी दूसरे समुदाय से कुछ चीज सीखते हैं, लर्निंग अनदर कल्चर, जब हम किसी दूसरे कल्चर को सीखते हैं इसे कहते हैं एकल्चरेशन। और जब हम अपने कल्चर को सीखते हैं, लर्निंग आवर ओन कल्चर, लर्निंग, नोट कीजिएगा आपको, लर्निंग आवर ओन कल्चर, जब हम अपने कल्चर को सीखते हैं तो उसे कहते हैं अनकल्चरेशन। तो यहाँ दो समुदाय, चूंकि दो समुदाय अलग अलग होगा ना, दो ग्रुप होगा ना, यहाँ एक ही समुदाय नहीं है, दो समुदाय है। दो समुदाय के मध्य जो हम चीज सीखते हैं उसे कहते हैं एकल्चरेशन, यानी कि लर्निंग अनदर कल्चर। यानी एक ग्रुप का लोग दूसरे ग्रुप से अगर कुछ सीख रहा है तो उसे कहते हैं एक कल्चरेशन। एक कास्ट का लोग दूसरे कास्ट से सीख रहा है उसे कहते हैं एक कल्चरेशन। एक शहर का लोग दूसरे शहर से सीख रहा है उसे कहते हैं एक कल्चरेशन। एक देश का लोग दूसरे देश से सीख रहा है उसे कहते हैं एक कल्चरेशन। अगर एक कास्ट का लोग खुद ही लोग अपने एक कल्चर, एक जाति का लोग अपने में कुछ सीख रहा है उसे कहते हैं एनकल्चरेशन, यानी कि आवर ओन कल्चर, लर्निंग आवर ओन कल्चर, उसे कहते हैं एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन मीन्स लर्निंग आवर ओन कल्चर एंड एकल्चरेशन मीन्स लर्निंग अनदर कल्चर। क्लियर ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एकल्चरेशन। अगर दो समुदाय नहीं, अगर एक ही समुदाय होता, एक समुदाय अपने अंदर सांस्कृतिक संपर्क करता है तब वो कहलाता एनकल्चरेशन। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 84 दोनों आप लिख लीजिएगा। 84 क्वेश्चन नंबर कहता है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है। अब बेहतरीन है, बरौनी रिफाइनरी जो है ये बेगूसराय में है, मुझे मालूम है अच्छे से, आप लोग को भी मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना जो है वो संबंधित है। पहला नंबर तो आप टेहरी बांध को समझ लें कि टेहरी बांध डैम जो है वो है क्या। टेहरी डैम जो है वो बनाया गया है भागीरथी नदी पर। पहली बात तो आप ये एक बात नोट कर लीजिए कि टेहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। पहली बात चीज है ये। दूसरी चीज है ये जो है ये हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट HIGHT
GHEST, हाईएस्ट डैम है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। 3 बातें आप यहाँ पर समझ गए। आगे हम बात करते हैं दूसरी बात पर। यहाँ 2 तरह की विचारधारा का बारे में बात किया गया, 2 तरह की फिलॉसफी के बारे में बात किया गया। एक है नियतिवादी, एक है संभववादी। नियतिवादी को कहते हैं डिटर्मिनिज्म, इसे कहते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनिज्म। अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ। डिटर्मिनिज्म, इसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म, ठीक है ना, निज्म। और संभववादी को कहते हैं पॉजिबिलिज्म, नियतिवादी विचारधारा ह्यूमन ज्योग्राफी में 2 तरह की फिलोसफी की बात की जाती है, एक है डिटर्मिनिज्म की, दूसरा है पॉजिबिलिज्म की। नियतिवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा क्या है? नियतिवादी विचारधारा क्या है? नियतिवादी विचारधारा के अंतर्गत ये कहा जाता है कि दुनिया में कुछ चीज ऐसी है जो नेचर के द्वारा बनाई जाती है, या नेचर के द्वारा बनाई गई है, या जो नियति में लिखा हुआ था। प्रकृति, नेचर के द्वारा बनाई गई चीजें जो है वो नियतिवादी, साफ भाषा में अगर समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें जो होती है वो नियतिवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है, डिटर्मिनिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत आती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हिमालय पहाड़ का बनना, इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं होता है। ह्यूमन जो है, आदमी, ह्यूमन जो है उसका कोई रोल नहीं होता है, इंसानों का कोई रोल नहीं होता है। इसमें नेचर चीजों को बनाता है। जैसे कि हिमालय पहाड़, ये नियतिवादी विचारधारा के अंतर्गत है। जैसे गंगा नदी, जैसे कि प्रशांत महासागर, ये महासागर जो भी है, जैसे कि पठार सब जो है, ये तमाम चीजें जो है वो नियतिवादी विचारधारा के अंतर्गत आएगा, डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसको नेचर ने बनाया है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जिसमें ह्यूमन का रोल होगा, जिसको इंसान बनाएगा अपने सुविधा के लिए, अपनी जरूरत के लिए, वो आएगा संभववादी पॉजिबिलिज्म के अंतर्गत। और ये टिहरी बांध परियोजना जो है वो इंसान अपनी सुविधा के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपने नीड्स के लिए बनाया है, इसलिए संभववादी विचारधारा के अंतर्गत आएगा। या कोई भी ऐसा काम जो इंसान अपने नीड्स के लिए, अपनी सहायता के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाता है, वो आता है संभववादी विचारधारा के अंतर्गत। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, और आप बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर आगे 86 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है? इसे कहते हैं शिफ्टिंग, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या ये खेती उसे कह सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसे कह सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें से कौन जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कौन, ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है, स्थानांतरणशील कृषि है। इसमें उड़ीसा की कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? आइए, उड़ीसा के अलावा भी हम जान सकते हैं। अब लिखिए, कॉपी में नोट कीजिएगा। झूम जो है, झूम JHUM, झूम खेती जो है ये भी स्थानांतरणशील कृषि है, और ये आसाम की स्थानांतरण कृषि है। कॉपी में लिखिएगा, झूम आसाम के स्थानांतरण कृषि है। पूनम कृषि जो है, पूनम कृषि ये जो है ये केरल की स्थानांतरण कृषि है। पोडू जो है वो AP आंध्र प्रदेश की स्थानांतरण कृषि, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा की कृषि है, स्थानांतरण कृषि, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है कौन? पोडू। और उसके बाद जो है बोहर, लिख लीजिएगा सब कॉपी, बेवर, मसान, पेंडा और बीरा, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश MP की स्थानांतरण कृषि है। तो आप समझ गए कि पोडू जो है वो कहाँ की है? पोडू उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, AP और उड़ीसा में पोडू स्थानांतरण कृषि की जाती है। पेंडा और बीवर, पेंडा हो गया, बीवर हो गया, और मसान हो गया,
मसान, मसान हो गया, बीरा हो गया, बीरा, ये सब जो है, ये सब जो है वो एमपी की स्थानांतरण कृषि है, एमपी की, मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। और झूम जो है वो आसाम की है। पूनम कृषि जो है वो केरल की स्थानांतरण कृषि है। क्लियर ना? आगे बात पढ़ते हैं। कहता है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान जो है वहाँ चलवासी जो है, जो चारागाह, मतलब जो घुमंटू भोटिया कहते हैं हम लोग की तरफ, उसके तंबू को क्या कहते हैं? उसके तंबू कहते हैं किजसी, किजसी कहते हैं। किजसी जो है वो बलूचिस्तान में जो रहने वाले जो चलवासी है, बलूचिस्तान में रहने वाले जो नोमाड्स हैं, उस चलवासी को कहते हैं इंग्लिश में नोमाड्स। नोमाड्स, नोमाड्स जो है उनकी जो तंबू होते हैं, तंबू उसे कहते हैं किजसी। क्लोंग जो है, क्लोंग, ये थाईलैंड में जो थाईलैंड के जो चलवासी हैं उनके तंबू का नाम है क्लोंग। और यो कुलूफ जो है वो कुलूफ साउथ अफ्रीका के जो चलवासी हैं, साउथ अफ्रीका के जो चलवासी हैं उसके तंबू कहते हैं कुलूफ। तो कजसी जो है वो बलूचिस्तान के बलूचिस्तान के जो चलवासी हैं उसे कहते हैं बलूचिस्तान। किजसी बलूचिस्तान के, क्लोंग जो है थाईलैंड के जो चलवासी हैं उसके तंबू कहते हैं क्लोंग। और कुलूफ जो है वो साउथ अफ्रीका के जो चलवासी हैं उसके तंबू को कहते हैं कुलूफ। क्लियर ना? आगे 87 था नीचे में, 87 ही था ना? हाँ 88। चलिए 88 कहता है बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशम वस्त्र का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो बिहार के कौन सा जिला है जिसमें रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा? ये होता है भागलपुर में। बिहार का जो भागलपुर है वो सबसे ज्यादा रेशम प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा रेशम जो है प्रोड्यूस करता है बिहार के भागलपुर में। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पैदा होता है? ये बात भी याद रखिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेशम जो है वो कर्नाटका में पैदा होता है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य ऐसा है जहां रेशम उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, कर्नाटक में। लेकिन अगर पूछ देगा कि पूछा है यहाँ पूछा है बिहार के बारे में, तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है भागलपुर में रेशम पैदा किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में पूछ दे कौन सा राज्य सबसे ज्यादा रेशम पैदा करता है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का। कहता है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, ह्यूमन लैंड रेशियो में क्या होगा? जब इंसान की आबादी घटेगी तब मानव भूमि अनुपात जो है वो बढ़ेगा, समझे ना, बढ़ता है। मैन लैंड रेशियो जो है, मैन लैंड रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा जब इंसान की जनसंख्या घटेगी। अच्छा, मैन लैंड रेशियो क्या है कि एक इंसान मतलब 1 किलोमीटर पर जितना लोग, नंबर ऑफ पीपुल पर किलोमीटर, नंबर ऑफ पीपुल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर जितना लोग रहते हैं उसे कहते हैं मैन लैंड रेशियो। तो जैसे ही नंबर ऑफ पीपुल जो है वो इंक्रीज होगा तो मैन लैंड रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा, यानी लोग कमेंगे तो ज्यादा लोग को जमीनें मिलेंगी, तो मैन लैंड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इनके घटने से, ये जो है बढ़ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन है कि जो 2021-22 का जो रिपोर्ट है, 2021 और 22 का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बिहार का जो बेगूसराय है वो सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन किया है, बिहार का बेगूसराय 2021-20 का, यानी कि ये भी कहा जाता है कि बेगूसराय जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन किया है, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, कहा दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का जो है वो यूएसए पैदा करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूएसए कंट्री जो है वो मक्का उत्पादक करने वाला देश है।
और कहा गया है कि बेगूसराय में 2021-22 में इतना मक्का उत्पादन हुआ है कि इसने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन पे कैसे हम माने कि क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है मुजफ्फरपुर, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका आंसर होना चाहिए बेगूसराय। बेगूसराय इसका आंसर होना चाहिए। तो बेगूसराय मेरे हिसाब से तो बेगूसराय होना चाहिए, बाकी आपको मैं बता दिया हूँ, आंसर दिया है मुजफ्फरपुर, आप लोग खुद ढूंढ सकते हैं। मेरे हिसाब से होना चाहिए बेगूसराय। 2-3 राज्य के नाम आते हैं, 2-3 जिले के नाम आते हैं, उसमें कटिहार आता है, पूर्णिया आता है, बेगूसराय आता है। कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, लेकिन उसमें भी बेगूसराय जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, मक्का उत्पादन करने में। पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गया बिहार की बात, लेकिन अगर पूछ देगा देश में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो राज्य जब बात आ जाएगी इस राज्य का, स्टेट का जब बात आ जाएगा, तो उस स्टेट में सबसे ज्यादा जो है मक्का उत्पादन करता है कर्नाटका सबसे ज्यादा जो है मक्का उत्पादन करता है कर्नाटका, पूरे हिंदुस्तान में, राज्य में। लेकिन जब फिर आ जाएगा कंट्री में, देश में आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो है यूएसए मक्का उत्पादन करने वाला देश है। क्लियर ना? अगर बिहार में है तो बेगूसराय, देश में है तो कर्नाटका, और दुनिया में है तो अमेरिका। क्लियर? आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहें और अपना ख्याल रखें। ओके।